डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसे लिखा है नानक चंद रत्तू जी ने। इसका अध्याय 7वां है, संघ का विखंडन, जिसका मैं पहला वीडियो बना चुकी हूँ। दूसरा वीडियो बनाऊं इसके पहले आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। विघटनकारी शक्तियां। 18 अक्टूबर 1954 को उनके बड़बोले सेनापति और दल के महासचिव पीएन राजभोज ने संघ के संकटों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। अनेक विघटनकारी शक्तियों के उठ खड़े होने, बेहद अवज्ञा व अनुशासनहीनता, सिद्धार्थ कॉलेज के पदाधिकारियों द्वारा संघ के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप के कारण संघ संकट से गुजर रहा था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से परोक्ष में अनुरोध किया कि वे समुचित कदम उठाएं और उन लोगों के कार्यकलापों पर अंकुश लगाएं जो संघ की छवि को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ गंभीर संकट से गुजर रहा है। संघ से जुड़े अन्य दलों से संबंध टूटने के कगार पर आ गए हैं। संघ के भीतर ही अनेक विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं, जिनके कार्यकलापों से संघ की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने महाराष्ट्र में आर भोले और उनके मित्रों की कारगुजारियों का उल्लेख किया कि उन लोगों ने उन पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण किया और यहां तक कि उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवाया और संघ की नीतियों व उसके पदाधिकारियों का खुलेआम कुप्रचार करने में लगे हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि भोले संघ के महार व गैर महार लोगों के बीच में दरार पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी भी तरह से संगठन के अनुशासन को नहीं मानते और दिए गए निर्देशों की उपेक्षा कर देते हैं। इससे भी आगे संघ की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बीके गायकवाड़ ने भोले को कठोर पत्र लिखा, स्पष्टीकरण मांगा कि पार्टी विरोधी कार्यकलापों के कारण क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस प्रकार राजभोज ने डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन किया कि वे पार्टी में चल रही अनुशासनहीनता को गंभीरता से लें और किसी तरह का इसका अंत करें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दुर्भाग्य से आप तक मेरी पहुंच उतनी नहीं रह सकी जितनी पिछले दिनों में थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गायकवाड़ के अनेक पत्र उन्हें मिले ही नहीं और यही दशा उनके पत्रों की भी रही। उन्होंने कहा, मैं ये सम्मानपूर्वक कह रहा हूं कि आप अपने विवाह के बाद से संघ के अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं से विरक्त हो गए लगते हैं। ये बिना लाग लपेट के कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, भले ही आप मुझ पर आक्रोश करें या आपकी भावनाओं को चोट पहुंचे। मैं द्रवित हृदय से ये लिख रहा हूं। इन वर्षों में मैंने आप लोगों की व आपके दिलों में जिन उद्देश्यों की आकांक्षा थी उसे रोपित करने के इरादे से सब कुछ किया। यदि मैंने कुछ सम्मान पाया है तो पीड़ादायक कष्ट व अत्यधिक त्याग के बाद पाया है। ऐसा लगता है कि संघ के कुछ कार्यकर्ताओं में मेरे प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है, क्योंकि मैं संसद सदस्य चुन लिया गया हूं। ये वास्तव में एक सम्मान है, पर इसे संघ के सम्मान के रूप में क्यों न देखा जाए। संसद सदस्य होने से मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा है। इससे मुझे अखिल भारतीय स्तर पर संघ के लिए बेहतर कार्य करने में सहायता मिली है। मैं तो इसे एक अच्छा अवसर मानता हूं और विश्वास करें कि अपनी पूरी क्षमता से मैं इस अवसर का उपयोग भी कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संघ के अनेक कार्यकर्ताओं को बेनकाब कर सकते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए संघ के दुरुपयोग का प्रयास किया है, पर वे चौराहे पर चीथड़े धोने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा, मेरे लिए बेहतर है कि मैं इस सत्ता संघर्ष से ही अलग हो जाऊं और एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में शांति व आराम से संघ की सेवा करूं। अंततः मेरा भी स्वसम्मान है और मैं ऐसा कुछ भी सहन नहीं करूंगा जिससे मेरा स्वसम्मान धूमिल हो। 18 मार्च 1955 को उनके व्यक्तिगत मित्र, सहकर्मी और उदय के दिन से ही अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष के विषय ने पार्टी के महासचिव राजभोज को कुछ अकथनीय घटनाओं के विषय में लिखा, जिनके कारण, जैसा कि उन्होंने कहा, कि पार्टी की छवि धूमिल हुई है और संघ की शक्ति व मूल्यों पर से लोगों का विश्वास डगमगा गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे प्रति डॉक्टर अंबेडकर का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। उनके व संघ के प्रति हमेशा निष्ठावान रहने के बावजूद उन्होंने निकाल बाहर किया। किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक निष्ठावान होने का ये दंड मुझे भोगना पड़ा है, पर यह कोई बात नहीं, क्योंकि ये मुझे
और केवल मुझे ही प्रभावित करती है। अधिक महत्वपूर्ण व हानिकारक, जैसा कि मैं वक्तव्य दे चुका हूं, वह ढंग है जिस तरह संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरी स्थिति व प्रतिष्ठा कलंकित की गई और अध्यक्ष के अधिकारों को बेनकाब किया गया। ये विषय जनहित में है और ऐसा भी है कि मुझे अपने समुदाय के समक्ष स्वयं को दोषमुक्त करना चाहिए। उन्होंने खेद व्यक्त किया जो कुछ उन पर गुजरा वह शायद डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकाराधीन व उनकी जानकारी में है और यह अनुचित व असंवैधानिक है। उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर या किसी अन्य के द्वारा अध्यक्ष पद से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ भी हो, जैसा कि हो रहा है, उन्हें अपने बचाव में कुछ करना है और वो भी शीघ्र ही करना है। उन्होंने कहा यह आवश्यक है कि जनता, विशेष रूप से अपने समाज के लोगों को बताया जाए कि संघ में व भविष्य के धरातल पर हम किस स्थिति में हैं। वर्तमान में वे दिग्भ्रमित तथा हतोत्साहित हैं क्योंकि संघ की कोई भी स्पष्ट और स्थिर नीति ही नहीं है। जिस तरह से राजभोज ने इन वर्षों में महान त्याग किया और लगभग अकेले ही संघ की पताका लहराते रहे, उसकी प्रशंसा करते हुए शिवराज ने उनसे कहा कि वे उनके वक्तव्य को संघ की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों तक पहुंचा दें या वे उसकी सभा आयोजित कर उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार करें और किसी अंतिम सकारात्मक परिणाम तक पहुंचें। 25 मार्च 1955 को राजभोज ने कार्यकारिणी के सदस्यों तथा राज्यों के अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्षों व सचिवों को शिवराज के पत्र के साथ एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया कि वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि संघ के कार्यकर्ताओं से कुछ भौतिक गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को बहुत मनाया कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय हम लोगों को भी विश्वास में लें और अनेक पत्र द्वारा उन्हें स्पष्ट किया कि समन्वय के अभाव में संघ किस प्रकार बिखर रहा है। इस तरह राजभोज एन शिवराज के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संघ के अंदर कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बची है। राजभोज ने अनुरोध किया कि उन्हें संघ के महासचिव के पद के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए और ये भी सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करें ताकि वे लोग इस निर्णय पर पहुंच सकें कि संघ में आंतरिक लोकतंत्र के लिए कोई स्थान है या नहीं। तब 25 मार्च 1955 को डॉक्टर अम्बेडकर ने दादा साहब गायकवाड़ को लिखा कि संघ एक दूसरे से लड़ने वाले गुटों से भर गया है और इस आंतरिक कलह के लिए पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अपने व्यवहार से उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वे प्रतिद्वंदी को सहन नहीं कर सकते और उस प्रयोजन के लिए नंबर 1 वे आर भोले से लड़ें क्योंकि उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका भेजा गया क्योंकि उन्हें नहीं भेजा गया। 2 वे आर.डी. भंडारे से झगड़ पड़े क्योंकि उन्हें मुंबई शहर के संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 3 वे न केवल आर.डी. भंडारे से झगड़ रहे थे बल्कि बीसी कामले व राजभोज को साथ मिलाकर आर भोले के विरोध में एक गुट बना लिया और भोले के विरोधियों को समर्थन देने लगे जबकि वे सब गलत कार्य करने वाले लोग थे। इस तरह दल में वैमनस्य, वैमत्य और आंतरिक कलह के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने गायकवाड़ को पूरी तरह दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत भाव बाधा व घमंड के साथ निर्वाह करने की भी एक सीमा होती है। हर दल में गलती करने वाले लोग होते हैं। ये बड़ों का कर्तव्य होता है कि वे पार्टी की छवि धूमिल ना होने दें, न कि अपने उत्थान के लिए उनके दोषों का लाभ उठाएं। वयोवृद्ध होने के कारण उनका कर्तव्य था कि सब में एकता बनाए रखते और शांति कायम रखते। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे और भी आरोप उन पर लगाए कि गुटबंदी व गुटों में आपसी लड़ाई उन्होंने ही शुरू कराई है। आगे उन्होंने उनसे कहा कि वे संघ से ऊब चुके हैं और अब ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनका मन शांत रह सके। तो साथियों, ये 7वां अध्याय पूरा हुआ। फिर मिलेंगे आपसे, आप लोग इंतजार करें। मैं विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।